अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक वान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हस्ब साबिक हम हस्ब मामूल आपको दुआ देते कि ये दिन अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी ढेरों कामयाबियाँ लेके और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए ये दिन बहुत अच्छा साबित हो, अच्छी खबरें हमारे लिए सुनने को मिलें। आज के अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को सब अच्छा है का कह दिया। अपोजिशन को भी ना घबराने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल दौरा रूस पर रवानगी को आज के तमाम कौमी अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, पीका ऑर्डिनेंस पर एतराज़ मुस्तरद, ज़ाती किरदार कशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पॉलिसी तहरीक अदम एतमाद पर ऑल इज़ वेल, अपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को जेली हरूफ में शाया किया। अब अपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं, वज़ीर-ए-आज़म। तर्जमानों के इजलास में ऑल इज़ वेल का पैगाम। रोजनामा नई बात ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को हाईलाइट किया। IT सेक्टर में बिल गेट्स से ताउन चाहते हैं, जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा, अपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म के बयान को रोजनामा पाकिस्तान ने भी अहमियत दी। IT सेक्टर में बिल गेट्स से ताउन चाहते हैं, जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा, अपोजिशन से कहता हूँ घबराना नहीं। रोजनामा एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर घबराने की ज़रूरत नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर को इस अंदाज से पेश किया। अपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं, IT बरामदात $50 अरब तक बढ़ाई जा सकती हैं। बिल गेट्स की खिदमत फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस हवाले से जल्द खुशखबरी दूंगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा खबरें ने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। पीका कानून से सोशल मीडिया पर गलाजत और फेक न्यूज़ का तदारुक होगा, चौधरी फवाद हुसैन। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, डोंट पैनिक, इमरान खान एडवाइजेस ऑपोजिशन। द न्यूज़ की मेन स्टोरी है, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स criticism of media law। द नेशन की टॉप स्टोरी है, PM खान्स रशिया विजिट टू स्ट्रेंथन bilateral ties, रशियन एम्बेसडर। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, PM लीव्स फॉर रशिया टुमारो ऑन 2 days विजिट। इसी खबर को डॉन ने भी फ्रंट पेज पे कवरेज दी। PM लुकिंग टू reinvigorate ties ड्यूरिंग रशिया ट्रिप। ये थी जी अहम खबरें और अब नज़र डालते हैं रन डाउन पे। मौलाना जरदारी मुलाकात, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीका कानून, सोशल मीडिया पर गलाजत और फेक न्यूज़ का खात्मा होगा, चौधरी फवाद हुसैन। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डॉन का इदारिया है, किलिंग फ्री स्पीच, ये भी पीका कानून के हवाले से है और हम इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस, नए मुआशी व सियासी इम्कानात। जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, सईद अकबर नवानी। तहरीक अदम एतमाद, नून लीग के आसिफ जरदारी पर तहफुजात, फजलुर रहमान ने भी गारंटी मांग ली। रोजनामा दुनिया में डॉक्टर वीद प्रताप का कालम है, भारत में जमहूरियत का हाल, इस पे बात करेंगे। और टॉप ट्रेंड है हारिस रऊफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बारिशों का हारिस रऊफ का क्या किस्सा है? हारिस रऊफ का क्या किस्सा है, वो बस खेल में बाज़ोकात गर्मी सर्दी थोड़ी सी हो जाती है। उस गुलाम ने कैच उसका ड्रॉप हो गया था, तो जब वो दोबारा आउट हो गया तो ये जब गए हैं तो हारिस रऊफ ने, अच्छा अब जो मीडिया पे चल रहा है वो ये कि ये उसने थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ जड़ दिया, बल्कि ये है। वैसे वो फुटेज भी इसी तरह की है कि वो ऐसा लग रहा है कि थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी आउट हुआ, रन आउट हुआ, तो हारिस रऊफ ने जाके उसको हक भी किया और वो किया। समटाइम खेलों में मेरा ख्याल है हो जाता है, हथौला रखना चाहिए। और इस तरह बारिशों का इम्कान है, कहा यह जा रहा है कि आज से जुमेरात तक बारिशें होंगी। कल जब मैं आपको कह रहा था गर्मी बढ़ गई तो आपने कहा नहीं एक फेज़ आएगा, तो वो फेज़ मेरा ख्याल आ गया। बारिशें जो है शुरू हो रही है। अच्छा मौसम ज़रा मैंने देखा बाहर हवाएं चल रही है, लेकिन आपकी शायरी भी सुनेंगे हम। हाँ। जैसे मौसम ऐसे होता है, आपका मिजाज शायराना होता है, अचकाना होता है। नहीं, ये तो फिर इफेक्ट तो पड़ता है इंसान के उस पर मौसम का।
तो लेकिन इफेक्ट अगर नहीं कोई पड़ता। सियासत पर भी कोई, मौसम का अगर नहीं पड़ता, सियासत पर भी कोई मौसम का असर पड़ेगा। जब मैं यही कहने लगा था कि असर जो है वो जरदारी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की कल मुलाकात थी और उसमें बज़ाहिर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाएंगे बिलावल हाउस, बिलावल साहब जरदारी साहब से मिलने। शफीक साहब, ये इनमें कितनी ऐसी करेज कैसे आ जाती है कि अभी 2 दिन पहले जो एक दूसरे को इन्होंने बुरा भला कहा होता है और ठीक 2 दिन बाद जब वो आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वो है ही नहीं है, कुछ जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मिनट में लड़ जाते हैं, मिनट में मान जाते हैं। ये छोटे बच्चे नहीं, इनका पीछे, इनके मिलने के पीछे बिलियंस का अपना फ़ायदा है। वो जो उन्होंने लूट मार की हुई है, ये उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और मौलाना फजल रहमान के सहूलतकार बने हुए हैं। फजल रहमान साहब के भी एसेट बहुत ज़्यादा हैं और वो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये कि आप देखें ना, ये इकट्ठे क्यों हो जाते हैं। बड़ी ठीक बात की आपने कि कल तक एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, सड़कों पर घसीटेंगे जरदारी को। वो कहता है मियाँ साहब सबसे सुलह हो सकती है, जरदारी साहब कहते हैं आपसे सुलह नहीं हो सकती। फिर ये एक दूसरे को, मुझे ख्वाहिश साहब याद आते हैं, कोई शर्म कोई हया। अब देखें ना, ये अपना मीटिंग एक तो होता है ना तारीख, ये मीटिंगों में मीटिंग कर रहे हो। हर मीटिंग जो होती है अगली मीटिंग की उसमें तय किया था अगली मीटिंग में फलां वक्त करनी है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल मीटिंगों की इनकी आदत पड़ गई है। और कल जो मौलाना फजल रहमान की और जरदारी साहब की मीटिंग हुई उसका आउटकम नहीं आया। अब देखिए, मीडिया की जब आप कोई ऐसी बड़ी मीटिंग करते हो तो मीडिया पे आप आते हो, मीडिया के सवालों का जवाब देते हो, क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो अंदर की बातें बाहर आती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन दोनों ने इज्तनाब किया। इसका मतलब है कि दोनों जो है वो इस पे एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक पेज पे चाहे हो तरीके एतमाद करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। बिल्कुल सही। और जरदारी पे एतमाद करना, आपको पता है एक बार ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जरदारी पे एतमाद करना जो है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इस पर उनकी बड़ी तनकीद भी हुई। लेकिन बाद में वो सच्चा साबित हुआ कि जरदारी साहब ने किस तरह डिच किया। और यही हाल है अपने आसिफ जरदारी साहब को। उन्होंने कहा सब पे एतबार कर सकता हूँ, नवाज शरीफ पे नहीं कर सकता, सबसे सुलह कर सकता हूँ लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं करेंगे। तुम लफ्ज़ यूज़ किया था। और ये बस एक दूसरे गले पड़ते हैं। और जितने केसेस बने हुए जरदारी के खिलाफ किससे बनाए? इमरान खान ने बनाए या नवाज शरीफ के खिलाफ बने किससे बनाए? जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने एक दूसरे पे केस बनाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं, सच्चाई यही है। अब जनाब बजाय उसको भूल जाते हैं। और देखिए, मसला होता है कि मैं वो बस यूज़ कर लूँ कि तो हमें इज़्ज़तदार लोग, हम जिससे एक बार चलते हैं साथ चलते हैं, जिससे एक बार मुखालफत करते हैं उसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन सियासत में ना, लूट मार की सियासत में, सारी सियासत में नहीं, सियासतदान तो कायदे भी रहे हैं, लूट मार के सियासत में कोई दीन ईमान नहीं है। कल आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाए, कल आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, ये चलते हैं अपने मफाद पे। हमारे मफाद किस तरह, हमारे जेबें किस तरह बनेंगे, हमारे पेट किस तरह बनेंगे, ठीक है। और जो हमने इकट्ठा किया लूट मार कर उसको बचाना कैसा है। बिल्कुल ठीक। इनका पूरा बयानिया यही है कि हमने अपनी लूट मार की सियासत बचानी है। इसलिए इसमें ना कोई शर्म ना हया। आज एक दूसरे गिरबान पकड़ेंगे, कल एक दूसरे गले मिल रहे होंगे। ये बिल्कुल ठीक है। एक मैं ना क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ फजलुर रहमान साहब का, एपीसी के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग थी तो उन्होंने क्या कहा था, वो ज़रा देखिए और फिर उन्हें कैसे रोका गया। ज़रा देखिएगा फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है। मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। साहब ये मत पड़े आपका, ये नहीं, ये है नया, ये मुझे दे दें बस, ये नया है। आप जो है ना एसार राना साहब शरारत बहुत करते हैं। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ एसार, ये जो हमारी अपोजिशन जमाते हैं, इनकी तकारीर और इनकी वीडियोस, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इनकी मीडिया ब्रीफिंग जो है, अगर इसको नई नस्ल के लिए कौमी निसाब का दर्जा दे दिया जाए तो इस नई नस्ल की बड़ी रहनुमाई होगी। अच्छा। कि उनको पता चलेगा कि हमने किस किस्म के सियासतदान पाले हैं और किस किस्म के सियासतदान हमें पाले में पड़े। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, एक से बढ़कर एक जोकर और एक से बढ़कर एक जो है ना वो सियासतदान खुद नुमाई का शिकार। एक वक्त में एक ही कैसेट से उसको चोर डाकू कहना और दूसरी उसी आवाज़ के साथ फिर उसको जमहूरियत का चैंपियन करार दे देना। अब आप देखिए, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, सिराजुल हक साहब हो, फजलुर रहमान हो, यानी इस पूरे 3.5 साल में, अभी आपको पता है सिराजुल हक साहब भी मिलने जा रहे हैं जरदारी साहब से। हाँ जी, और कहते थे दोनों जमातें बड़ी करप्ट हैं, इनसे हाथ मिलाना जो है वो गुनाह है। अब वो उनके पास जा रहे हैं, उनका खाना भी खाएंगे बुराई के दो, एक सिक्के के दो जी, और खाना भी खाएंगे।
अंदाज़ा लगाइए कि जब आपके पेट में मरोड़ उठे इक़्तिदार की, जब आपके पेट में मरोड़ उठे ताकत की, जब आपके पेट में मरोड़ उठे पैसे कमाने की और अपनी दौलत को छुपाने की और कानून की हुक्मरानी के आगे सरेंडर करने की बजाय उसके लिए जोड़ तोड़ करने के लिए, तो ये सारे सियासतदान एक हो जाते हैं और सारे सियासतदान एक होकर जमहूरियत की छतरी के नीचे पनाह लेकर कभी जमहूरियत को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, कभी कानून की हुक्मरानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, कभी आज़ादी इजहार को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी तरीके से हमारी दौलत, हमारी ताकत जो है वो बच जाए। अब ये जो कल मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और फजलुर रहमान की, आपको मैंने कहा था कल प्रोग्राम में, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार होने का इल्ज़ाम लगाते थे। अब कल दोनों लगता ये है कि उन्होंने अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, एक दूसरे से मदद मांगी, और मदद क्या मांगी है कि भाई अगर हमने एक होकर यहाँ पर अपना मुकाबला ना किया तो फिर ये इमरान खान जो है ये हमारे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए इस मौके पे हमें एक होना चाहिए। अलामिया कोई जारी नहीं हो सका क्योंकि उसमें से फैसला कोई होना ही नहीं था। और फैसला क्या होना था मुझे बताइए ना। फजलुर रहमान की उड़ान अपनी है, नवाज शरीफ की उड़ान अपनी है, जरदारी की उड़ान अपनी है। जरदारी इन सब को जो है ना वो अपने उसमें मफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और वो कर रहे हैं। मसला ये है कि सारे खेल के अंदर आप ये देखिए अवाम कहाँ है, अवामी मसाइल कहाँ है, कौमी मसाइल कहाँ है। सारा का सारा जोड़ तोड़ ये है कि किसी तरीके से हुकूमत गिराई जाए, इमरान खान को घर भेजा जाए, खुद इख्तिदार का हिस्सा बना जाए और ये ताकत का खेल जो बंदर बांट दोनों जमातों ने मिलकर 30 साल से मचाई हुई थी उसी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसके अलावा इसके अंदर है क्या? बिल्कुल ठीक है। आज रोज़नामा पाकिस्तान में जावेद इकबाल साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी एक तजिया छपा है और अंदर की स्टोरी। वो कहते हैं कि नून लीग ने फजलुर रहमान से कहा है कि जी जरदारी की गारंटी कौन देगा, को गारंटी दी जा सकती है? देखिए राणा साहब, इस वक्त ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है हुकूमत के ख़िलाफ़, आज जो वो पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम इत्माद जिसकी बुनियाद पर लाना चाहते हैं, इसमें आज भी सबसे बड़ा जो मसला है वो इत्माद का फुकदान है। और उसमें जो पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात है नून लीग, वो जरदारी साहब की जो सियासी चालें हैं उनसे आज भी जो है वो खौफज़दा है। और इस खौफजदगी के माजी के कुछ वाक़यात भी हैं। और दूसरा उसमें ये है कि जरदारी साहब पहले दिन से आज जो लाइन ले रहे थे नून लीग को उन्होंने मजबूर कर दिया है कि जो उनकी हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी, उसके पीछे आपको चलना होगा। लेकिन एक जो खौफ नज़र आता है दोनों बड़ी जमातों के अंदर वो ये भी आता है कि वो ये जो अपोजिशन जमातों की शफीक साहब एक फ़ौज है, उसके साथ अगर वो किसी सूरत में कोई अदम इत्माद की तहरीक ले भी आते हैं तो वो हुकूमत कैसे कर सकेंगे जिन मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क को चलाया है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की मुंतशर जो अपोजिशन है ये किसी सूरत भी मुल्क को चला सकेगी। इसलिए आज भी देखें कि अखबारात के अंदर बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि नून लीग का हक है कि वो वज़ीर आज़म जो है वो बने, और जबकि नून लीग कहती है कि नहीं पीपल्स पार्टी वाले जो हैं अब वो अपना वज़ीर आज़म का जो है उम्मीदवार ले आए। तो इस तरह इनकी जो भी तहरीक है उसकी स्ट्रेटेजी खदोखाल कुछ वाजे नहीं। बिल्कुल अच्छा, अपना राणा साहब, सौकन तो एक बर्दाश्त नहीं होती, सौकन आपको उसका तजर्बा है, मैं तो कह रहा हूँ उस तरह ले जाइएगा। 3 शौक है ना बैठी हुई यहाँ पे। अच्छा, 4 सौकने आपस में उनको अपना सौकनों की एक दूसरे की कैसे मिल सकती है ना। आप देखना, सौकन का मतलब ये एक दूसरे की मुखालफत। ये सौकनों का जो ये कुंभा है ये क्या रिजल्ट निकालेंगे। खालिद साहब ने कहा ना अगर आ भी गया तो क्या करेंगे, ये तो मुल्क को मस्जिद तबाही की तरफ धकेल देंगे। बिल्कुल। शफीक साहब, आपको याद है कि इमरान खान साहब ने ये बात बारहा कही है कि आप देखिएगा कि ये मेरे खिलाफ सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। वक्त बार बार ये साबित करता है कि ऐसे ही होता है। इमरान खान साहब जब भी कहते हैं मैं एहतसाब का, और वो कहते हैं कि इनकी चोरियाँ, इनके डकैतियाँ सामने लाओ, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। एक्चुअली जो पाकिस्तान के सियासतदान है ना, वो बच्चे जब खेलते हैं ना तो बीच में जब वो इंटरवल के बाद दोबारा शुरू करते हैं तो कहते हैं थू मारा, चलो जी फिर से शुरू करेंगे। ये सारे थू मारा सियासतदान हैं और ये थू मारा करके जितना माजी का कुछ होता है उसे भूल के ये अगले उस पेज पे जाते हैं कि जो गालियाँ दी वो छोड़ें, अब नई गालियों का इंतज़ार करें। लेकिन असल चीज़ तो सिंपल इतनी है
कि क्या इस मुल्क के अंदर जो लूट मार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कौमी ख़जाने को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इवन पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, ये लोग कब तक इस मुल्क के वसाइल के साथ और इस मुल्क के कमज़ोरियों के साथ ऐसे खेलते रहेंगे? क्या एजेंडा है पीपल्स पार्टी का अवाम के लिए? क्या एजेंडा है मौलाना फजलुर रहमान का अवाम के लिए? क्या एजेंडा है मुस्लिम लीग नून का अवाम के लिए? एक खातून कहती है मरियम साहिबा के जी मोटरसाइकिल गैस स्टेशन से पेट्रोल भरा जाता है। जरदा बिलावल साहब कहते हैं कि अंडे जो हैं वो पता नहीं 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। जिनको अवाम के बुनियादी मसाइल का नहीं पता, वो कहते हैं हम तर्जुमान हैं और हम बादशाह हैं जमहूरियत के। और शफीक साहब, जो सवाल आपने किया, आप देखें, मैं इसकी एक छोटी सी अभी आपको झलक दिखाता हूँ कि किस ढिठाई के साथ हम एक दूसरे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर किस ढिठाई के साथ एक दूसरे को जफ्फी डालते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा क्या कहा था ना जरदारी साहब के साथ, के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जरा देखिएगा जी। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अच्छा जी, वो ना ये जो ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, वो उस पर वो एक ना संता सिंह को उसके बाप ने कहा कि अगर अब के भी फेल हुआ ना तो मुझे तूने बाप नहीं कहना, सबक बता दिया। वो आया तो फेल हो गया था, तो उसके बाप ने कहा कि की बढ़िया, वो कहता यार बनता सिंगा इस बारी फिर फेल हो गया, ठीक है। उसने अपने बाप का नाम ही नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ साहब तो हमारे खैर 3 वज़ीर आला रहे, हम उनके लिए नाम तो नहीं बदल सकते, लेकिन यार शफीक, मैं चाहता हूँ कि यार इतने बड़े लोगों में, आवाम में आप एक वादा करते, दावा करते, उसके बाद आप जफ्फियाँ डाल लेते। बस इनका अलमिया यही है ना कि बस वो ये सोचते नहीं कि पहले कहते हैं ना कि बोलने से पहले तोलना चाहिए। ये जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं और कल का नहीं देखते। अब देखें मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार देख लें, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं किया, और फिर अपना जरदारी साहब ने क्या नहीं किया मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन ये सब भूल जाते हैं अक्सर में, जब आपका मफाद एक होता है, मफाद है लूट मार। जब आपका मफाद लूट मार और सब कुछ एक जो होता है, उस लूटे हुए पैसे को बचाने के लिए, देखिए लूट मार तो अब कर लेते हैं, लेकिन असल होता है उस पैसे को बचाने के लिए। अब सारी कोशिश इनकी है उस पैसे को हमने बचाना कैसे, तो उसमें सारे कोई सहूलतकार बन गया है, किसी को अपनी पड़ गई है गई। क्योंकि देखें, मैंने पहले भी कहा था, एक जो आपका खड़ा होता है ना रेडी वाला, उसको आप हटाएं ना तो वो भी कितना रजिस्ट करता है, उसके बेचारे का रोजगार है। अगर उसको उस जगह से, इनको तो भाई अरबों खरबों के हैं, हम तो काउंट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो उसको बचाने के तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये किसी से भी मिल सकते हैं, माजर के साथ किसी इंडिया से भी मिल सकते हैं। ये इनके मफाद की साजिश है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं और ना कोई परेशानी की बात नहीं है। अपना लूट के माल को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती सियासत में? सियासत में अखलाकियात कहाँ से आ गई? सियासत तो एक ताकत का खेल है, और इस ताकत के खेल में कोई जो ना अखलाकियात, ये किताबों में अच्छी लगती है, तकरीरों में अच्छी लगती है, वाज करते हुए अच्छी लगती है, लेकिन जो आज की मरवजा सियासत है उसके अंदर तो जायज़ और नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार का असूल है, ताकत का असूल है, सब कुछ। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब जो कुछ ये कह रहे थे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कितने तज़ादात हैं इन सब लोगों के, जरदारी साहब के, बिलावल के। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान में आप जमहूरियत का मुकदमा देखते हैं, जब आप पाकिस्तान में सियासत का मुकदमा देखते हैं, जब आप पाकिस्तान में आम आदमी का मुकदमा देखते हैं, जब आप इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी का मुकदमा देखते हैं, जब आप इस मुल्क में गरीब पिछड़े हुए तबके का मुकदमा देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो सारी की सारी बातें बहुत पीछे रह गई हैं। बिल्कुल। और असल खेल ये हो गया कि किसी तरीके से इक़्तिदार के अंदर आके अपनी दौलत, अपने ख़ानदान की दौलत, अपने दोस्तों की दौलत में किस तरह से इजाफा किया जाए। और ये सब लोग, ये जो टीवी पर बैठ के तकरीरें करते हैं,
शाम को जो आप ये देखिए खानों की महफिलों में, निजी महफिलों में एक दूसरे पे हाथ मार के अवाम का बकायदा मजाक उड़ाते हैं कि हमें एक ऐसी अवाम मिली है जो हमारे जिसे कहते हैं, जैसे हम उनको कहते हैं डुगडुगी की तरह वो नाचना शुरू कर देती है। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी साहब ने भी कुछ जी, कहा उनको भी था, दिखाएं, उन्होंने भी माशाल्लाह उन्होंने कुछ क्या कहा कहा था, मैं वो भी चाहता हूँ, जरा वो भी देखिएगा। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह भी माफ नहीं करेगा भाई। राणा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग जो है, ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनके रवैयों को देखते हैं और फिर इस पर रिएक्ट भी करते हैं। 2018 के इंतखाबात में इन दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप थी, उनके रवैयों पर आज जो है वो लोगों ने रिएक्ट किया और पीटीआई को और इमरान खान को वोट दिया। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि आज भी पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी कीमत अदा कर रही है पंजाब के अंदर, जो वाइप आउट हुई है, इन्हीं रवैयों की वजह से हुई है कि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है, अब वो तो देख रहा था कि नून लीग की क़यादत ने उनकी लीडरशिप के साथ, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और दूसरी लीडरशिप के साथ क्या सलूक किया और किस तरह उनको टारगेट किया। और जब ये मफाहमत की सियासत जरदारी साहब ने उनके साथ की तो फिर उसी का नतीजा आज तक पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भुगत रही। ठीक है। अच्छा जी, पीका कानून पे बड़ा शोर मच रहा है। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये इस कानून से सोशल मीडिया पे गलाजत और फेक न्यूज़ का तदारुक होगा और उनका जी कुछ भी हो हम इस पे अमल करेंगे। डॉन का इदारिया भी इसी हवाले से है। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं ना शफीक साहब डॉन के इदारिए पे आपसे बात करूँ। उनके कुछ जुमले जो हैं मैं शेयर करना चाह रहा हूँ सलमान आपसे। वो कहते हैं कि एक जुमला कहते हैं कि दिस मीन्स द एनीवन कैन बी अरेस्टेड बाय द अथॉरिटीज़ ऑन वेग चार्जेस। अभी ना इस पे कोई अमल हुआ ना कुछ वेग चार्जेस। आप क्यों ये साबित करना चाह रहे हैं, क्यों आपके जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं इस बात से? असल देखें ना, डॉन जैसे अखबार अपने एडिटोरियल में ये लिखेगा कि ये एक तरह का फेक न्यूज़ की और उसकी गटर मीडिया की हिमायत कर रहा है वो, कि आप जिसकी मर्जी अपना क्रिटिसिज्म करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपको ना ये पुश नहीं चाहिए। ये डॉन कह रहा है जो मुल्क का सबसे मुस्तरद अखबार है। मेरा ख्याल है इनको ये जिससे भी लिखा उनको ये फिर ख्वाजा साहब याद आ जाते हैं। तो मैं कुछ शर्म यहाँ होती है कि आप अपनी एक सियासत के लिए, अपने एक उसके अपना नाम नहाद अपने उसके पीबीए या जो भी कह लो उसके लिए इन्हें मीडिया की आज़ादी को लोगों के अपना लोगों की इज़्ज़त उछालने से तशबीह दे रहे हैं। यानी किरदार कुशी को आप कह रहे हैं करें, लेकिन किरदार कुशी पे आपको को पकड़े ना। अब ये देखें ना, ये इसको कोई जी शऊर बंदा नहीं मानेगा, चाहे आप फिर पूरे हमारे मीडिया तंजीमें भी इकट्ठी हो गई हैं। देखें ना, कुछ खुदा का खौफ करें आप कि आप एक कानून आ रहा है जिस पे कह रहे हैं कि जो किसी को तस्दीक न कर सके, किसी के फैमिली, किसी घर वालों को कुछ न कर सके, और सबसे बड़ी फेक न्यूज़। देखिए फेक न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ को आपके ना पूरा मुल्क को सिक्योरिटी को मुतासर कर देती है। कितनी अपना नजम सेठी ने और ये एक हमारा ग्रुप है जो बड़ा, कितनी उन्होंने खबरें चलाई हैं और एंड में क्या हुआ कि उनको मुँह खानी पड़ी है। फिर हमारी देखें सबसे ठीक है, जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फ़ौज देखें, फ़ौज हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ है। अगर आप उन पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, खुल के करेंगे, अब मरियम औरंगज़ेब ने देखें कल एक और छोड़ा शोशा पेशावर के हवाले से, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? फिर आपके फ़ौज का मॉरल कहाँ होगा? बिल्कुल जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं, केपी में शहीद हो रहे हैं, आपको खुदा का वास्ता खौफ करें। आप डॉन क्या कहेगा? वो शहीद नहीं है, डॉन उनको कंडेम नहीं करेगा। यानी आप उनको प्रमोट कर देंगे, जो कुछ ये हो रहा है ये ठीक हो रहा है। इस मुझे स्टोरी से ये लगा है, चाहे डॉन को फेक न्यूज़ की परवाह नहीं, डॉन को जो किसी की किरदार कुशी की परवाह नहीं, वो उसे प्रमोट कर रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक है। ठीक है सर, कहते हैं इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट द पीटीआई गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी नॉर्म्स। अगर हम पीटीआई हुकूमत फेक न्यूज़ और गटर गलाजत वाली सहाफ़त के लिए कोई वो कर रही है, तो हाउ इट बी अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी नॉर्म्स? देखिए, डॉन समेत जितने भी हमारे मीडिया एसोसिएशन और मीडिया के बड़े सरकर्दा अफराद हैं या अपोजिशन जमातें हैं जो इस पीका कानून के ऊपर तनकीद कर रही हैं, एक मिनट के लिए शफीक अवान साहब पीका कानून पीछे छोड़ दें। ये सारे के सारे जो आज़ादी इज़हार के इस वक्त चैंपियन है, मुझे बताइए, इतने सालों से फेक न्यूज़ का चर्चा चल रहा है ना,
और इस इतने सालों से ये मनफी प्रोपेगेंडा, किरदार कुशी, पर्सनलाइज किस्म की चल रही है ना, मुझे बताइए इन तमाम लोगों ने क्या मुतबादल लॉ बनाया, क्या मुतबादल पॉलिसी बनाई, क्या अपने अपने इदारों के अंदर ऐसे कवानीन बनाए जिसकी मदद से ये इसकी रोकथाम कर सकते? कुछ नहीं किया। अब जिस वक्त हो रहा है तो इनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। अच्छा अब देखिए जरा क्या हुआ, अभी कानून का अमल दरामद नहीं हुआ, अभी उस अमल दरामद से पहले ही आपने कह दिया कि ये जो है ना एक काला कानून है, आपने कह दिया कि जनाब ये आज़ादी इज़हार पर पाबंदी है, आपने कह दिया कि जनाब ये तो अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश है, आपने कहा ये तो मीडिया की सच्चाई को रोकने की कोशिश है। ये जो कुछ 3.5 साल से 4 साल से मीडिया में देख रहे हैं, क्या ये सच्चाई का खेल चल रहा है? क्या ये ताकत का खेल नहीं चल रहा? क्या सियासी जमातों के अलमबरदार बनकर यहां पर काम नहीं हो रहा? सवाल ये है कि जब आप इस तरह के अदारिये लिखते हैं, जब आप इस तरह की तनकीद करते हैं, तो आप एक मुतबादल लॉ भी तो बताइए ना। आप कहिए पीका कानून की फला शिक जो है, इसके ऊपर हमें इतराज है, इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा। अच्छा आप इसे रूल आउट कर देते हैं मुकम्मल तौर पर, इसका मतलब क्या है? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया भर में आज़ादी इज़हार जो है वो एक लिमिट के साथ होती है, एक रेड लाइन होती है, उसके ऊपर होना चाहिए। और मैं उन तमाम मुल्कों की यहाँ पर टाइम नहीं है फहरिस्तें दे सकता हूँ जिन्होंने पिछले चंद बरसों के अंदर फेक न्यूज़ के ऊपर बाकायदा कानून साजी की है। हाँ। सोशल मीडिया के ऊपर कानून साजी की है। सोशल मीडिया के अंदर जिस किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप मुझे बताइए इंडिया खास तौर पर क्या वो हमारे इस सोशल मीडिया से फायदा उठाकर ये जस्टिफाई नहीं करता कि पाकिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जो हम बातें यहाँ पे करते हैं? कहाँ है आपका स्टेट इंटरेस्ट, कहाँ है आपका माशरती इंटरेस्ट, कहाँ है आपकी माशरती इक़दार? जब आप इसके ऊपर सवाल करेंगे, जब आप इसके ऊपर कानून साजी करेंगे, जब आप इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाएंगे, तो आप सारे के सारे लोग जैसे सियासतदान जमहूरियत को एक ढाल बनाते हैं, इसी तरीके से हमारे मीडिया वाले जो हैं वो आज़ादी इज़हार को जो एक ढाल बनाकर इसके ऊपर लगाना शुरू करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ, अगर आपको पी का कानून पर इतराज है तो आप एक मुतबादल लॉ ले चाहिए, आप एक मुतबादल पॉलिसी दे ताकि पता चले कि आप किस किस्म की कानून साजी करना चाहते हैं। और मीडिया अपने अंदर तो अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, इस इदारिया में कहते हैं दी अमेंडमेंट इज अ क्रूड अटेम्प्ट बाय द पीटीआई गवर्नमेंट टू ब्रॉबीट इट्स अपोनेंट एंड इट मस्ट नॉट बी अलाउड गेट अवे विद इट। आप खुद ही तय किए जा रहे हैं, खुद ही फैसले किए जा रहे हैं। क्रूड है, ये वो है। कानून जो है वो सबके सामने है और उस कानून के अंदर इस तरह तो नहीं है कि किसी राह चलते को पकड़ लेंगे, जो चोरी करेगा वही पकड़ा जाएगा ना। राणा साहब देखिए कि आज आपने तमाम अखबारात जो हैं हमारे साथ बैठकर देखे हैं, उर्दू और इंग्लिश अखबारात, तो जो मीडिया मालकान हैं आज उन्होंने अपने अखबारात के अंदर अपने ही बयानात की जो हैं लीड और सुपर लीड आज जो खबरें हैं उनको नुमाया तौर पर जो है वो लगाकर इस कंपेन का, इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो है, इन तरामीम के ख़िलाफ़ उसका आगाज़ कर दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मीडिया और मीडिया मालकान जो हैं वो मावरा कानून हैं, वो आइन से बरातर हैं? और देखिए कि जब भी 2000 शफीक साहब आखिरी जो मीडिया के हवाले से कानून साजी हुई वो पैमरा की 2003 में हुई, और उससे पहले 1970 के बाद जो मीडिया के हवाले से कवानीन हैं उनके अंदर जो है कोई नई तरामीम नहीं लाई गई, उनमें कोई जिद्दत नहीं लाई गई, कोई नया कानून नहीं बनाया गया। क्योंकि जब भी कोई कानून साजी की कोशिश हुई माजी में भी, सिर्फ इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, मीडिया के हवाले से, तो जो मीडिया मालकान हैं और मीडिया की जो तंजीमें हैं, जो उनकी स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं, तो वो इतजाज पर जो है वो मैदान में आ जाती हैं। और एक ही ये जो पैमरा का कानून बना था उसमें भी जो है मैक्सिमम आप जो है 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं, और उसमें भी जो है वो 450 केसेस जो हैं इस वक्त अदालतों के अंदर हैं जुर्माने के खिलाफ। तो क्या हमें ये सब आईने पाकिस्तान के तहत तमाम पाकिस्तानियों को एक जैसे हकूक हासिल नहीं? और आप मेरा एक कंसर्न है के साथ ये है कि हमारी दुआ कि हुकूमत इस पर कायम रहे। पहले भी एक ऑर्डिनेंस आया था, पहले भी कानून साजी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दबाव में आके वापस ले लिया गया। लेकिन हमारी दुआ, हमारी दरख्वास्त है कि इस पर स्टैंड लें। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, इन्होंने कहा जी जो फेक न्यूज़ है ना उसको डिफाइन नहीं किया गया। अच्छा ये बहस हमेशा से रहती है जी फेक न्यूज़ होती क्या है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी आपने मुझे एक सुनाया भी एक टीवी टॉक शो के अंदर, मैं चाहता हूं कि जरा लोगों को सुना दें ये फेक न्यूज़ की तारीफ आप किस तरह से करें। कल का वाक़या सुना। कल मुझे एक प्रोग्राम में ना किसी ने लाइव लिया, तो उसने सवाल किया, तो मैंने कहा नहीं यार पहले ये बताएं कि यार मुझे किसी ने बताया है
कि यार आपके घर तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रोज़ाना टोकरे आते हैं और बाकायदा आपकी मंथली लगी हुई है 50,000 रुपये, और लंदन से आपको टिकट आ गया है जाने का। तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार आपका रेट बढ़ गया, 50,000 रुपये तक चला गया है। तो वो एंकर जो था एकदम गुस्से में आ गया कि रान साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो ये भी पता चला है कि कोई गाड़ी शाड़ी भी आपको मिल रही है। कहते रान साहब आप इस तरह की बातें करके आप मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है आप ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा बस यही फेक न्यूज़ है। ठीक है ना, अपने जात पे तो बुरा लगा। फेक न्यूज़ और क्या है। मैंने कहा हाँ, अगर मेरे पास वाकई तुम्हारी गाड़ी का सबूत होता और मेरे पास वो रसीदें होती जो तुम्हें पैसे मिले हैं और वो तस्वीरें होती जब तुम्हें टोकरी पहुंची है, तो फिर मैं धड़ल्ले से बात करता, मेरे पास सबूत होते। तो आप शफीक साहब 35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, आप 35 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्या आज तक आपको किसी खबर के ऊपर FIA ने उठाया है? क्या आपको किसी खबर पे FIA ने उठाया है? या हमें आज तक कोई ऐसा डेफर्मेशन के हवाले से किसी अदालत ने तलब किया है? तो जब नहीं किया तो हमें किस बात का डर है? हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सहाफ़त में ख़बर दी है तो दूसरी पार्टी का वर्शन डाल के उससे उसका मौक़िफ़ लेके और फिर पूरी छांट फटक करके दी है। मैं एक अखबार का एडिटर हूँ, मेरे पास 10,000 खबरें आती हैं और उनमें से आधी से ज़्यादा मैं फेंक देता हूँ या वो वापस कर देता हूँ कि इसके अंदर मौक़िफ़ लेके आएँ। ये खबर आप दे रहे हैं, ये साबित कैसे करेंगे? ये खबर आप दे रहे हैं, इसमें ये कमज़ोरी है। तो भाई जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको किस चीज़ का डर है? डर उन लोगों को है जो टोकरा सहाफ़ी हैं। जो टोकरा सहाफ़ी, ये एक नई इस्तिलाह शुरू हुई है, टोकरा सहाफ़ी, वो जिनके घर टोकरे पहुंचते, वो शाम को बैठ के उस पार्टी का एजेंडा लेके शुरू होते। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूं, मैं तो फिर दावा करता हूं कि जो गरीदा फारूकी का शो था या इस तरह के, क्या आप अपनी बहन बेटी बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं वो प्रोग्राम? तो नहीं देख सकते। दे फील लाइक होम। उन्होंने इल्जाम दिए, वो ये समझते हैं घर बैठे हुए तो फेक न्यूज़ के बारे में, फेक न्यूज़ के बारे में एक अच्छी तारीफ ये किसी ने की है, एक ऐसी न्यूज़ जो अमली तौर पे खबर ना हो और शऊरी तौर पर उसके अंदर आप एक ख़ास मकसद के साथ, एक ख़ास प्रोपेगेंडा के साथ उस खबर को लेकर आए, जिसका मकसद जो है वो आपके ज़ाती मफादात या आपके कारोबारी मफादात हों और उसको आप प्रोपेगेट करें। यानी कि वो खबर जो खबर ही नहीं है उसको आप खबर बनाकर पेश कर रहे हैं, तो वो फेक न्यूज़ ही होगी। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म का दौरा रूस, नए मुआशी व सियासी इम्कानात, बहुत जिसे समझते हैं कि एक बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है ये दौरा, इस पे बात करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से कहा गया सईद अकबर नवानी साहब ने कि भाई हम तो अपनी हुकूमत के साथ खड़े, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। पीसीबी करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। जी वेलकम बैक जी। और हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस के हवाले से वज़ीर आज़म जा रहे हैं और ये इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब दुनिया के अंदर सर्द जंग जो है एक बढ़ती जा रही है अमेरिका और रूस के दरमियान, वज़ीर आज़म का दौरा शफीक साहब बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखें कि पूरी इक़्तिसादी टीम भी साथ जा रही है और शायद कुरैशी साहब भी जा रही है। इसकी डिप्लोमेटिक और सियासी उस पर भी बात होगी और सबसे बड़ी बात है जो आपकी बात होगी जो गैस पाइपलाइन और दूसरे हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उस पर भी होगी। अब ये है कि देखिए, अब जो आपका
एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और उनके एतमाद में मैं बात करूं, देखें उनका एतमाद, ये देखेंगे अपोजिशन कर रही दावा अदम एतमाद, और वो उस बंदे को देखो उसका एतमाद इतना है कि वो रूस जा रहा है इस तमाम शोर शराबे के बावजूद भी। और ज़रा वो पाकिस्तान की कुछ लेने जा रहा है, उसका अपना मफाद क्या है? ना उसका अपना कोई, ना उसको सर महल है, ना उसका कोई अपना जाती उम्र है, ना उसका कोई और अपना इंटरेस्ट है। तो ये जो भी आएगा ये पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे और इस पर एक दौरा जो है कि ये एक संग मील साबित होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू सर। बात हो रही है वज़ीर आज़म का दौरा रूस, और हम आप ज़रा थोड़ा सा, मैं चाह रहा था कि अभी मैंने बात की कि एक यूक्रेन और रूस के हवाले से अमेरिका यूरोप एक साइड पे है, चीन रूस एक साइड पे है, ऐसे क्रिटिकल मौके पे वज़ीर आज़म का जाना, सर आप क्या समझते हैं कि इसके क्या इस खित्ते पे सियासी असरात मुरतब हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि इस किस्म के दौरे रोज रोज शेड्यूल नहीं हो सकते, और जो अमेरिका का और रशिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है वो आपको पता है बड़े वर्ल्ड लेवल की चीज़ है, और हमने जो बातचीत करनी है अपने रीजन के मुतल्लिक करनी है, अफगानिस्तान के मुतल्लिक करनी है, रूस और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात के मुतल्लिक करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, इस दौरे को आगे जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले जब चीन गए तो उस वक्त भी थोड़ा सा अमेरिका को शायद महसूस हुआ हो, क्योंकि आपने देखा होगा उनकी तरफ से बयान भी आया था कि पाकिस्तान अभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें पर कोई, हम भी यही कहते हैं, कोई और राय नहीं है हमारी। लेकिन मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो इस बुनियाद पर नहीं होते कि एक मुल्क से ताल्लुक का ये मतलब है कि दूसरे के साथ कोई कम ताल्लुक होगा। तो नहीं सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यही बुनियाद होती है कि भाई हर मुल्क आज़ाद है, जिससे मर्जी रब्ता करे। लेकिन अमेरिका ने तो माजी में पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट किया जैसे हम उसकी कॉलोनी है और उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। IMF, FATF, ये वो सारा कुछ करके अब पाकिस्तान उससे बाहर निकलना चाह रहा है। ये चीन गए वज़ीर आज़म ऐसे मौके पे जब विंटर ओलंपिक्स की मुखालफत कर रहे थे, अब वो रूस जा रहे हैं जब यूक्रेन के हवाले से अमेरिका और यूरोप एक साइड पे खड़ा है। तो ये एक बोल्ड फैसला है। ये आप ठीक कह रहे हैं, बस वो PTV पर मैं ये कहना नहीं चाह रहा था जो आपने कह दिया, और असल बात यही है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखें, मैं बैलेंस का हमेशा से ये मतलब समझता हूँ कि बैलेंस का ये मतलब है कि आप जो बहुत अच्छा दोस्त है उसको बहुत अच्छा ट्रीट करें, जो दरमियाना दोस्त है उसको दरमियाना ट्रीट करें। इस तरीके से मामला आगे बढ़ाने चाहिए। ऐसा बैलेंस नहीं हो सकता कि एक मुल्क जो है आपको अपने वक्त तौर पर इस्तेमाल करके और भूल जाता है, दूसरा लगातार आपके साथ खड़ा रहता है। मैं चीन की बात कर रहा हूँ, तो हम चीन और अमेरिका को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इसका ये तो फिर वो बैलेंस नहीं होगा, वो तो इम्बैलेंस होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये दौरा दुरुस्त है जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, जो बात अभी हुई है वो ये कि हमें अपने ऑप्शन खुले रखने चाहिए। माजी के अंदर अमेरिका हमें ऐसे ट्रीट करता रहे जैसे हम उसकी कॉलोनी है। देखिए कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो 23 साल बाद जो है वो दौरा रूस है, इससे जो है वो नए दौर का मैं समझता हूँ कि एक आगाज़ होने जा रहा है। और ये दौरा जो है वो लैंडमार्क जो है वो हैसियत रखता है इस हवाले से। और जो रीजनल सतह पर, इलाकाई सतह पर इस खित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, ख़ुसूसन जो दो बड़ी ताकतें हैं चीन और रूस, जिस तरह उनके आपस के जो तल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आई है, और दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान एक इकनॉमिक और ट्रेड के अंदर जो कोऑपरेशन है वो बड़ा है। तो इस सारी सूरत हाल से अब पाकिस्तान को भी अब फ़ायदा उठाना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान की इस वक्त रशिया के साथ जो ट्रेड है वो बड़ी जो है वो नॉमिनल है, यानी $1 अरब से भी हमारी कम जो है इस वक्त इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जो तजारत है वो हो रही है। जबकि अशफीक साहब 2024 तक चीन और रशिया की जो एक्सपोर्ट जो ट्रेड होगी वो $200 अरब तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो इस मार्केट के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो ये स्पेस पैदा हो रही है तजारत की और ट्रेड की और कोऑपरेशन की, इसमें पाकिस्तान को जो है वो अपना शेयर जो है वो हासिल करना चाहिए। और माजी के अंदर भी
देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो जब अच्छे ताल्लुकात रहे रशिया के साथ, तो एशिया की सबसे बड़ी जो स्टील मिल थी वो रशिया में पाकिस्तान में कराची में लगाई। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट कि हमने स्टील मिल लगाई लेकिन हम फिर उसे संभाल नहीं सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें में रह गई थी। सईद अकबर नूआनी साहब ने कल क्लियरली, मैंने आपसे एक ख़ास मौजू पे बात करनी है। सईद अकबर नूआनी साहब ने तो कल कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, और ये जो स्पेकुलेशन और ये ख्वाहिशात थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप पता नहीं क्या, उन्होंने तो अपना एक स्टांस दे दिया। देखिए ये है फेक न्यूज़, यानी कोई चीज़ है नहीं और उसको आप ऐसा बना के पेश करते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं। और जो नवानी साहब हैं, पुराने हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उनके तर्जुमान है जहांगीर तरीन ग्रुप के, और ये कल से वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नहीं है जो आप ये बातें कर रहे हो। हमारी जो है हमारी तरीके इंसाफ हमारी पार्टी, हम उसी के साथ चलेंगे। हम उससे कोई बगावत या बागी होने का ये तासुर जो पूरा मीडिया दे रहे हैं उसमें वो हम मुशरफ नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि फिर ये हो क्या रहा है, उनका मीटिंगें करना हमारा हक है, ये हम सियासी लोग हैं, अगर हम मीटिंगें नहीं करें तो हम क्या करेंगे, हम जंगो-जद्दल तो नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने एक टीवी शो पर कहा कि मैं आपकी तरह ये एंकरिंग तो नहीं कर सकता ना, हमारा जो काम है हमने वो करना है, कानून साजी करनी है, सियासत करनी है, और सियासत में ये इजलास ये मीटिंगें होती हैं। अब आप उसको और रंग दे देने कि हम खान साहब के खिलाफ जा रहे हैं या तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। हम अपनी पार्टी के साथ और पार्टी के साथ रहेंगे। मेरा ख्याल है ये जो मीडिया ब्रिगेड और गटर ब्रिगेड और दूसरा जो है ना जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके लिए चेतावनी है, उनके लिए एक मैसेज है कि भाई खुदा के वास्ते कुछ सच भी बोल लिया करो, इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारी ज़बान ही काली हो जाए। ठीक है। जहांगीर तरीन साहब एक सीजनल सियासतदान है और एक अरसे से इस पाकिस्तान की सियासत में डेफिनेटली इमरान खान के बड़े करीबी रहे हैं, और अभी भी मेरी इतलात ये हैं कि कोशिश ये हो रही है कि दरमियान में रास्ते पैदा किए जाएं। हुकूमत ने राब्ते भी किए हैं। आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसको हुकूमत को चाहिए कि उसके साथ ताल्लुकात को अपने इम्प्रूव करे? देखिए राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि जब जहांगीर तरीन साहब के केसेस का मामला था तो पीटीआई के अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो उनके ज़्यादा ताल्लुकदार जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने उनके साथ यकजहती का इजहार किया। तो हमने उसको जो है वो एक बाकायदा ग्रुप की जो है मीडिया के अंदर जो है अब वो शक्ल दे डाला ना कि वफाकी कबीना के अंदर मैं आपको बताऊं कई अब भी वज़रा ऐसे हैं जिनके उनके साथ रुआबत भी हैं, वो उनकी इज्जत भी करते हैं और उनके अच्छे तल्लुकात हैं। इसी तरह सूबाई कबीना के अंदर भी हैं। तो किसी मुझे बताएं कि इस ग्रुप के अंदर पीटीआई के किसी एमपी ने सुना आज तक कि शिकायत की हो कि उनके जो हैं वो इंतज़ामी सतह पर उनके हलकों में उनके काम नहीं हो रहे, उनको डेवलपमेंट के फंड्स नहीं मिल रहे, उनके साथ कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है? वो तो तमाम सईद अकबर नवानी समेत जो है हम देखते हैं कि हाउस के अंदर जितने बिल्स आते हैं पंजाब असम्बली में कानून साजी के लिए, तो ये तमाम जो अरकान हैं जो जहांगीर तरीन के साथ अपनी एक वाबस्तगी रखते हैं किसी हद तक, तो सब तो हुकूमत को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मसला पैदा नहीं हुआ आज तक। ठीक है। अच्छा सर, रोज़नामा दुनिया में डॉक्टर वीर प्रताप विदक साहब का एक कॉलम छपा है, बड़ा जिसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव है इंडिया के हवाले से, और मैं चाह रहा था कि इस पर आपसे मैं बात करूँ। वो ये कहते हैं कि 167 ममालिक की फहरिस्त में जो जमहूरियत के हवाले से है, भारत का नंबर 46वां है, और ये ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जबकि उसकी पोजीशन ये है। देखिए, विदक साहब ने बुनियादी तौर पे ये सवाल उठाया है कि भारत की जो जमहूरियत है वो इस वक्त एक नाक़ुस जमहूरियत के शिकंजे में है, और भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है अक़लियतों के हवाले से, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, सिखों के हवाले से, अभी हिजाब के इशूज़ के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तो ये वो जमहूरियत नहीं है जिस जमहूरियत को हमें बताया गया था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि भारत की सियासी जमातें भी जो है ना वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं, और उनके दाखिली आज़ादी का जो तस्वर है वो ना होने के बराबर है, बल्कि पार्टियों के अंदर एक डिक्टेटरशिप है। फिर वो कहते हैं कि जनाब वोटिंग की बुनियाद के ऊपर, यानी इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर, वोट हासिल करने की बुनियाद पे
मजहबी और फ़िरका परस्ती जो है ना वो वहाँ पे बड़ी डोमिनेंट है, बरादरी की पॉलिटिक्स। फिर वो साथ साथ कहते हैं कि जनाब वहाँ पर पूरा का पूरा जो भारत का सियासी निज़ाम है वो दौलत के खेल का हिस्सा बन चुका है। यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं जो सियासी जमातों को स्पॉन्सर करती हैं, सियासी जमातों के एजेंडे के ऊपर हावी होती हैं, और वो सारा का सारा पूरी भारत की जो जैसे जो हुकूमत है जमहूरियत, वो कंपनी की हुकूमत यानी मल्टीनेशनल के साथ उसके अंदर वो आके चल रहे हैं, और जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं वो पीछे चले गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ज़रा भारत की जमहूरियत का हाल देखें कि दुनिया की जो बेस्ट जमहूरियतों के मॉडल हैं उसमें भारत कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है। और जिस किस्म की जमहूरियत का हम यहाँ पे रोना रोते हैं, भारत जो है इस वक्त इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में जमहूरी तौर पर वीक हो रहा है। और अभी आपको हालिया दिनों में आपने देखा होगा जो अरुंधति राय है उसने ये एक आर्टिकल में ये लिखा है कि भारत जो है वो अपनी दाखिली आग से जो है ना अपने आप को कमज़ोर कर रहा है। जिस किस्म की वो सियासत कर रहा है जो ख़ास तौर पे अक़लियतों के साथ उनके मामलात हैं, उसकी वजह से भारत का जमहूरी मुकदमा जो है वो कमज़ोर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुसलमानों के हवाले से जो भारत में ख़ास नस्ल कशी का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये भी देखने में आया कि हिजाब को लेके जिस तरह पूरे भारत में मुस्लिम ख़वातीन के साथ नारावा सलूक किया जा रहा है, वीडियोज़ भी हैं जिसमें आपको तालीमी इदारे पे पहुँच के ख़वातीन बुर्का उतार के रखती हैं तो उन्हें अंदर जाने देते हैं। आप देखिए ना, ये जो कतर ने तो बाकायदा बैन कर दिया है इंडियन सिटीजन को, नहीं उनका कि यहाँ पे आ ही नहीं सकता कोई ना कोई। यानी हिजाब के मामले में जिस किस्म की बर्बरियत इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, और दिलचस्प बात यह है कि भारत की पूरी रियासत और भारत की पूरी हुकूमत जो है वो उन लोगों को, RSS के लोगों को सपोर्ट कर रही है जो तलबा पे जो है ना तालबात के ऊपर जो है ना बाकायदा ये कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किस्म का इस वक्त भारत का अंदर एक जमहूरी खेल नज़र आ रहा है वो बहुत अपना मनफी भी है, और मुस्लिम दुश्मनी की उसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है वो बड़ी बालादस्त नज़र आती है। भारत के हवाले से जैसे सलमान कह रहे हैं, एक सब छोटी सी चीज़ शेयर करूंगा कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इतना ड्रामेबाज हो, आपने वो वीडियो देखी है जिसमें वो एक मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने कमेंट्स लिखने थे, तो शफीक साहब उन्होंने पेन पकड़ा है मोदी ने, और वो लिखा कुछ नहीं है, वो पहले से ही लिखा हुआ था, और वो एक्टिंग करता रहा बाकायदा लिखने की, जैसे कि वो लिख रहा है और एक लफ्ज़ नहीं लिखा। यानी जो शख्स इस सतह का ड्रामेबाज हो, और जो शख्स खुद एतराफ़ कर चुका हो कि उसने किसी मुल्क को तोड़ने में अपना किरदार अदा किया और खूनी तहरीक का हिस्सा बन के वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को उसने अपने हाथों से ख़त्म किया। गुजरात के कातिल के तौर पे पूरी दुनिया में मोदी को जाना जाता है, और इसके बावजूद वो अपने आप को लिबरल कहते हैं। मुझे तो हंसी आती है उनके ऊपर। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड था हारिस रऊफ़। क्या किया यार, शफीक ने मुझे सुबह ही सुबह प्रोग्राम में कह दिया कि आपके हारिस रऊफ़ ने क्या किया, लाहौर कलंदर वाले ने क्या किया था, देखते हैं ज़रा नज़र वो किया क्या उन्होंने मैच में। Fawad Ahmed is the man who's come into the side for the first time for Lahore Qalandars tonight. Takes the first catch as well. We saw the one go down early in the over. This one very. हारिस रऊफ़ ने तो वही किया जो नवाज शरीफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ करती रही है। वो बेचारी अवाम फिर भी हंसती है, वो गुलाम फिर भी हंसता रहा वो उसके इस एक्ट के ऊपर भी। लेकिन हारिस रऊफ़ साहब आपकी तो बड़ी इज्जत है, आप तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, और स्पोर्ट्समैन का दिल तो बड़ा कुशादा होता है, उसके अंदर तो बड़ी डेप्थ होती है। आपने ये क्या किया? बाद में सुना है कि आपने जाके गुलाम को जपी शपी डाली, लेकिन आपको तो लॉरियों का दिल ही आपने ख़राब कर दिया यार। हम तो शफीक को अब मैं क्या जवाब दूँ, सलमान को क्या जवाब दूँ? मैं तो लाहौर कलंदर के नाम पे रक्स करता फिरता हूँ। एहतियात कीजिए, आप हमारे एम्बेसडर हैं, और एम्बेसडर जो होते हैं उनका हर अमल जो है पूरी दुनिया में नोट होता है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।